Hello students, I am Dr. Kane Bhattacharjee. Today I am going to take a topic in chemistry, but before hitting the topic, I would like to discuss certain issues. Let us discuss what are the global issues affecting mankind at this point of time. I have jotted out certain critical issues, there could be so many of them. You would agree that poverty and deprivation in various parts of the world is an issue. So many countries are poor, while there are many countries who are rich. The poor are getting poorer day by day. They are deprived of food, shelter, and the basic needs of mankind. Similarly, there are wars and disruptions, like we have now the Ukraine war, which has created a stir all around the world. उसके बाद टेररिज्म है। आप जानते ही हैं कि टेररिज्म काफ़ी दिन से एक ग्लोबल फिनोमिना है, जिससे कि सभी देश पीड़ित हैं। और उसके बाद पैंडेमिक्स, अभी रिसेंट जो पैंडेमिक्स का एक उदाहरण है वो है कोविड-19। विश्व के अधिकतम देश इससे प्रभावित थे और उनकी इकोनॉमी डगमगा गई है। तो ये सब चीज़ ग्लोबल इश्यूज़ हैं जिसमें अधिकतर देश अफेक्टेड है। अब एक पांचवा पॉइंट है जो कि मैंने रेड में इंकित किया है, वो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ये एक इशू है जो कि पूरे विश्व को जकड़ित कर रहा है और इसमें ऐसा कोई है नहीं कि वो बच जाए। हर एक देश इसके लपेट में आ रहे हैं और ये एक sort of it has become a sort of menace, and if we do not control it, then it will lead to a catastrophe. Now, to understand the global warming and climate change and all that stuff, we need to understand what is environmental pollution. Again, to understand environmental pollution, we need to understand what is environment and then what is pollution. So, what is environment? The surrounding or conditions in which living organisms live and operate includes living organisms like animals and plants, and also non-living objects like water bodies, oceans, mountains, deserts, buildings. यानी जो भी हमारे इर्द गिर्द है सब एनवायरनमेंट में आ जाता है। इवन द सॉइल ऑन विच वी आर स्टैंडिंग, दैट ऑल्सो विल बी a component of the environment. Then what is pollution? The harmful effect of materials called pollutants, mainly introduced by human activity, negatively impacting living organisms. Now, what do we mean by this pollution? तो बेसिकली अगर हिंदी में अनुवाद करें, पोल्यूशन का अर्थ है प्रदूषण। ये उस तरह के हार्मफुल मटेरियल्स है जो हमारे अधिकतर हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जनरेट होते हैं। मैंने इनकी जनरेशन में ह्यूमन लोग इन्वॉल्व है और ये हानिकारक है। प्लांट्स, एनिमल्स, एक्वेटिक लाइफ सबको अफेक्ट करता है और इसकी मात्रा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, because lot of industrial activity, a lot of construction, a lot of infrastructural development, तो ये पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और एक संगीन मामला है जिसको कि हमें कंट्रोल करना पड़ेगा बड़े सख्ती से। अगर हम दोनों को मिला लें तो और एनवायरनमेंट पोल्यूशन की एक डेफिनेशन देखें तो वो डेफिनेशन इस तरह का हो सकता है। Environment pollution can be defined as the effect of undesirable changes in our surroundings that have harmful effects on plants, animals and human beings. Undesirable changes, ठीक है। प्रकृति में हर एक चीज़ का एक बैलेंस है, राइट।
कितनी ऑक्सीजन का मात्रा, कितना नाइट्रोजन का मात्रा, कितना ओजोन का मात्रा। अगर हम ये सब को जैसे प्रकृति ने चाहा उससे अगर वैसे ही रखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जब हम उसको डिस्टर्ब करते हैं तब जाकर प्रॉब्लम्स आता है। अब पोल्यूशन में हमने देखा है कि दे आर क्लॉज्ड बाय पोल्यूटेंट्स। सो व्हाट आर पोल्यूटेंट्स? Pollutants are substances which cause pollution. They can be solids, liquids, or gases and are produced by human activities or due to natural happenings. नेचुरल हैपनिंग, अगर पूरे पोल्यूटेंट्स या पोल्यूशन देखा जाए तो 95% आप कह सकते हैं कि इट इज़ ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी एंड द रिमेनिंग 5% नेचुरल हैपनिंग्स। नाउ कैन बी गेस ऐसा कौन सा नेचुरल हैपनिंग है जिससे पोल्यूशन हो सकता है? चलिए हम बता देते हैं। ये जो वॉल्केनोज वगैरह जब इरप्ट होता है तो उससे जो गैसेस निकलती हैं और उससे जो डस्ट निकलता है, दे आर ऑल पोल्यूटेंट्स। वो स्प्रेड होता है, पूरे वातावरण में स्प्रेड होता। सो दैट इज़ ए गुड एग्जांपल ऑफ नेचुरल डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट ड्यू बाय मैंने इससे नेचुरल डिग्रेडेशन। नाउ टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। एकदम 5 तरह के पोल्यूशंस, ब्रॉडली 5 तरह के पोल्यूशंस हैं। तो सबसे प्रभुत्व और सबसे इम्पोर्टेंट जिसका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा दिखता है वो है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। अब एटमॉस्फेयर में भी 2 तरह का लेयर है। जो लेयर धरती के साथ लगा हुआ है उस लेयर को हम ट्रोपोस्फियरिक लेयर बोलते हैं, जो कि धरती से या सी लेवल से 0 to 10 किलोमीटर्स ऊपर रहता है। फिर उसके ऊपर वाला जो लेयर है उसको स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर बोलते हैं, जो 10 से 50 किलोमीटर एक्सटेंड करता है अबव सी लेवल। ये इसलिए हमने इसको बाइफरकेट किया क्योंकि इन दोनों लेयर में जो पोल्यूशन होता है वो अलग किस्म का है, तो इसीलिए अलग अलग पढ़ना ज़रूरी है और अच्छा रहेगा याद रखने के लिए। फिर वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन हर तरह के पोल्यूशन में हमें ये देखने पड़ेगा कि वो व्हाट आर द कॉजेस एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स। The causes are due to pathogens, organic waste, chemical waste. Or what is the effect? Effect is if your water gets polluted, then human beings will not be able to drink that water, and even all the aquatic life, they'll be affected. Plants in the in the oceans and rivers will get affected. So it's a massive issue. Then we have soil pollution. This could be due to the pesticides, chemicals, leachates. And the fourth one is the noise pollution, mainly due to industrial activity, automobiles, साउंड, एक्सेसिव साउंड। साउंड तो नहीं बोलना चाहिए, नॉइज, राइट? नॉइज इज द वर्ड। बी केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द wordings. So basically it's noise pollution. So our human beings are able to withstand a sound level of 85 decibels. Once it exceeds more than 85, then it affects our ears, it affects our nervous system, and one is likely to fall sick over a period of exposure. Then the fifth one is the radioactive pollution. This comes from mining of radioactive materials, ores, then waste from nickel power plants, etc. Now, all this is the background. You have understood what are the issues faced by humankind in the planet Earth. Then we have talked about environmental pollution.
Now, why this background? Why we need to study this background? Now, the basic thing is that all this is mostly related with chemistry. We are students of chemistry, and therefore, you will subsequently find that most of the pollution, what we are talking about, it has a relation with chemistry. Basically, they are chemical phenomena. That's why we need to study this subject very thoroughly. Now, most of the environmental pollution is man made and are phenomena related to chemicals and chemical reactions. If these chemical phenomena are not understood and mitigation measures not taken, then it will lead to doom of the planet. हमें क्यों पढ़ना चाहिए ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन और उसकी क्या रिलेशन है कि हमें क्यों क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि अगर हम न जानें किसके कारण ये पोल्यूशन हो रहा है, तो हम उसका कंट्रोल मेजर्स कैसे निकालें? Isn't it? We call it mitigation. Mitigation means उस प्रॉब्लम को हटाना या कम करना। ठीक है, जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। Hence, we study this special branch of chemistry called environmental chemistry and is included in the syllabus of schools. Very important. Environmental chemistry बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और डिग्रियां दी जाती है, बीएससी इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एमएससी इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. But at school level, everybody should know about environmental pollution and a little bit of chemistry. You students of science from 11th standard who have opted for science should be knowing a good amount of environmental chemistry. That is the topic of the day, and we go further. Now, chemistry, as you know, we have discussed five types of pollution. Let's discuss first the air pollution. What is the chemistry behind it? Now, we have already discussed that air has two layers, the tropospheric and the stratospheric layer. Let's discuss the pollution and the chemistry of the pollution in the first layer, which is the tropospheric layer. Here we have two types of pollutants. One is the particulate matter. अब ये particulate matter क्या है? They are solid fine particles which enter the respiratory system and cause breathing problems. Example, dust, asbestos fibers, etc. But हो सकता है कि most of them are non-chemical in nature. It is a physical activity. हम नाक से सांस जब लेते हैं तो इस तरह के फाइन पार्टिकल्स हैं जो बहुत ही फाइन है और हमारे नेसल पैसेज को एस्केप करके वो लंग्स तक पहुंच जाते हैं. यू मस्ट हैव हर्ड इन द रिपोर्ट्स मेटल व्हाट यू कॉल जो टीवी वगैरह में दिखाते हैं कि अलग अलग शहरों का पीएम 2.5 क्या है. जिस्म का पीएम 2.5 250-300 से ज़्यादा है उसको सीवियर कंडीशंस बोलते हैं. अब 2.5 मतलब 2.5 माइक्रोन. 2.5 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे नेसल पैसेज में बड़े आराम से घुस जाते हैं और लंग्स में जाकर एक्यूमुलेट होकर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और दुनिया भर के प्रॉब्लम. एंड दिस फाइन पार्टिकल्स आर यूजुअली जनरेटेड थ्रू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, थ्रू इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. जो ग्राइंडिंग करते हैं ना, क्रशिंग, ग्राइंडिंग रॉक्स वगैरह का, तो उसमें जो पार्टिकल्स जनरेट होते हैं दे आर वेरी फाइन इन नेचर and it could be a particulate matter. Then we have gaseous air pollutants, oxides of sulfur dioxide, nitrogen and carbon, hydrogen sulfide, hydrocarbons, ozone and other oxidants. Now let us see how these oxides are a sort of pollutants and what they create. अब अगर केमिकल रिएक्शन देखें
अगर हम पहला डिस्कस करें ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, तो वो ऑक्सीजन, फर्स्ट लाइन देखिए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके O2 के माने SO2 प्लस O2, it gives you sulfur trioxide. Now this sulfur trioxide reacts further with oxygen and water and gives you sulfuric acid, and this creates acid rain. फिर सिमिलरली ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, उसका क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड अगेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फर्दर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इज गिविंग यू HNO3, that is nitric acid. This also leads to acid rain. अब एसिड रेन से क्या तकलीफ है? एसिड रेन से ये तकलीफ है कि जब बारिश हो तो बारिश का पानी का पीएच करीब करीब 6-7 होना चाहिए, या रादर क्लोज टू 7, बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक डिस्टिल्ड वाटर. But if the pH falls below 5.6, then this water will be detrimental to the plants, to the buildings, to the soil. तो ये अगर आपका इस तरह के ऑक्साइड्स वातावरण में रहे और ज़्यादा मात्रा में रहे, कंट्रोल ना हो, तो आप जब रेन वाटर धरती पर आएगा, दैट विल बी बेसिकली एसिड्स, माइल्ड एसिड्स, that will completely destroy the aquatic environment, the soil. उनकी pH कम कर देगा और हो सकता है वेजिटेशन ना हो पाए. So it's a very serious issue. Now hydrocarbon compounds of what are hydrocarbons? They are also pollutants. They are compounds of carbon and hydrogen formed by incomplete combustion of fuel used in automobiles. ठीक है, अगर फ्यूल हम पूरी तरह बर्न ना कर पाए, दैट मीन्स इफ द फ्यूल इज नॉट गेटिंग एडिक्वेट ऑक्सीजन, देन इट विल फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी डेंजरस. इट इज ऑल्सो कार्सिनोजेनिक, दैट मीन्स कैंसर कॉजिंग. देन कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. हाँ, गौर से सुनिएगा. कार्बन मोनोऑक्साइड तो इनकम्प्लीट कम्बशन से होता है, फॉसिल फ्यूल्स का, वुड एक्सेट्रा. तो दिक्कत क्या है? चलिए थोड़ा कार्बन मोनोऑक्साइड की और बात कर लेते हैं. दिक्कत ये है कि अगर एनिमल लाइफ देखा जाए, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम सांस ले, तो ये हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. नाउ ये कंपाउंड जब बन जाता है, ये बहुत स्टेबल कंपाउंड है, रिवर्सिबल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, एज इट इज़ रह जाता है. तो हीमोग्लोबिन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करना है. मगर वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनकर बैठा है, तो ऑक्सीजन कैसे वो लेगा? हाँ, तो इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी आ जाती है ब्लड में, एंड लीड्स टू वेरियस प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग डेथ. कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी जिक्र हम कर रहे थे कि ये जब आप कोई भी फॉसिल फ्यूल, वुड वगैरह जलाते हो, अगर आप कंप्लीट कंबशन करें तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो चाहते हैं कंप्लीट कंबशन. बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा है वो सिर्फ 0.03% बाई वॉल्यूम है, सिर्फ 0.3%. अब हम लोग क्या कर रहे हैं? मनुष्य इस बैलेंस को बिगाड़कर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाते ही जा रहे हैं बाय इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, है ना. फिर हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन जो बोलते हैं, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ जा रहा है. कैसे?
आप लोगों को मालूम होगा प्लांट्स का क्या फंक्शन है. दे आर generating oxygen during daytime by the process of photosynthesis. Now, if you reduce their numbers, then the oxygen produced will be less, and therefore all the issues arise. Now, greenhouse gases and how they cause global warming. You must have heard of greenhouse gases, and but you may not know how exactly they cause global warming. We all know the global warming is due to greenhouse gases, but how do they do it? We will discuss. First, let us understand what are the greenhouse gases. So there are six greenhouse gases, namely carbon dioxide, nitrous oxide, methane, ozone, chlorofluorocarbon compounds, which we call CFCs, and water vapor. It is important to understand the generation of these gases to control their generation. ठीक है. नाइट्रस ऑक्साइड सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से जनरेट होता है? दैट इज यानी योर burning fossil fuels. Wood. Huh? Nitrous oxide, that also comes from burning, but when you are burning at very high temperature, right? Methane ये जो आप कचरा गार्बेज जो रखते हैं, डंप्स, म्यूनिसिपैलिटी के जो डंप्स हैं, वो उसके नीचे से मीथेन जनरेट होता रहता है. इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो भी रिएक्शंस चलते हैं उससे मीथेन जनरेट होता है. ओजोन ये हमारे स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में है, वो ऑलरेडी है बट उसको हम बर्बाद कर रहे हैं ड्यू टू सर्टेन एक्टिविटी विच विल डिस्कस. देन CFCs, these are the compounds formed from the freons which we use for our ACs for cooling purpose, right? So what is the mechanism of global warming? 75% of solar energy is absorbed by the Earth's surface, while 25% is radiated back in the atmosphere. Some of this is absorbed by the greenhouse gases, which adds to the heating of atmosphere leading to global warming. यानी ग्रीन हाउस गैसेस ये रेडिएशंस, हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड एब्जॉर्ब करने से ग्लोबल वार्मिंग होता है. Already, global warming is already playing havoc on the planet by melting of polar ice caps, raise of ocean levels, and flooding of low-lying areas. Excess rains, droughts, change in climate pattern. ये आप लोग सब महसूस कर रहे होंगे. कहीं पर आजकल बहुत ज़्यादा रेन हो जाता है तो कहीं पर रेन होता ही नहीं है. ठीक है. उसके बाद गर्मियों में टेम्परेचर्स इतने बढ़ गए हैं. अभी 2 दिन पहले की बात है, गुड़गांव में टेम्परेचर 46.7 रिकॉर्ड किया गया, जो कि 20 साल में कभी ऐसा हुआ नहीं. सो ये सब जो हो रहा है, दिस इज़ ऑल ड्यू टू क्लाइमेट चेंज बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. देन स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन मीन्स जो सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें क्या हो रहा है? Some very important reaction is going on there, that is the depletion of the ozone layer. Ozone layer protects life on earth by absorbing the harmful ultraviolet radiations from sun. Ozone in stratosphere is getting depleted due to CFCs, chlorofluoro carbon compounds. अब उसकी रिएक्शन देखिए. Chlorofluorocarbon, that is CF2Cl2, in the presence of ultraviolet radiations breaks down into chloride radical and CF2Cl. This chloride radical acts with oxygen to give ClO, chloro monoxide, plus oxygen. Chloro monoxide will reacts with oxygen, right? Atomic oxygen, and gives chloride and oxygen. तो आप देखिए बेसिकली जो ओजोन था, द क्लोरीन radicals are continuously regenerated and cause the breakdown of ozone.
तो हम क्लोरीन बनता जाता है और ओज़ोन ब्रेक डाउन हो जाता है। और ओज़ोन ब्रेक डाउन होने से अपने को क्या परेशानी है? ओज़ोन वो लेयर है जो हमें बचाता है। हाँ, सन के जो अल्ट्रावायलेट रेज़ है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है स्ट्रेटोस्फियर में। वो रेज़ धरती तक पहुंचती नहीं है। मगर हम ओज़ोन लेयर को ही अगर हम बिगाड़ दें, तोड़ दें, तो फिर वो ये अल्ट्रावायलेट रेज़ धरती तक पहुंच जाएंगे। धरती तक पहुंच जाने से एनिमल्स, प्लांट्स पर वो it will touch them, and then once it touches them, lot many problems occur, diseases. What are the, we call, hazards due to UV radiation? ये एजिंग ऑफ स्किन, कैटरैक्ट हो सकता है आँखों का, सनबर्न ऑफ स्किन, स्किन कैंसर हो सकता है, किलिंग ऑफ मेनी फाइटोप्लैंक्टन्स, small microorganisms, which are helpful to us, that those can be killed, and damage to fish productivity, aquatic life को भी affect कर सकता है। ये एक छोटा सा एक वो है जिसमें ये बताया गया है कि इसको एक्चुअली पूरा दिखा नहीं पा रहे हैं। इसमें यही दिखाया गया है कि एटमॉस्फेयर से एसिड रेन हो रहा है, हाँ, ओज़ोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, और उससे क्या नुकसान हो रहा है? लोग ये प्लांट्स पर नुकसान हो रहा है, हाँ, स्टोमेटल बिहेवियर, डिसऑर्डर ऑफ प्लांट्स, इवन बिल्डिंग्स गेट डिस्ट्रॉयड। एसिड अगर कोई बिल्डिंग पर गिरे, मेटल्स पर गिरे, देयर विल बी रिएक्शन ना, सो दे गेट डिटोरेटेड। नाउ द सेकेंड पार्ट, वाटर पोल्यूशन. Through though different paths, pollutants can reach surface और ग्राउंड वाटर. हाँ, पोल्यूटेंट्स जो है वो कई रास्तों से वाटर तक पहुंच सकते हैं, वाटर बॉडीज़ तक पहुंच सकते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर तक भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, ग्राउंड वाटर मीन्स जो धरती के नीचे स्वच्छ जल है जिसको हम पीते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, पॉइंट सोर्सेज और नॉन पॉइंट सोर्सेज। पॉइंट सोर्सेज वो है जहाँ हम जानते हैं कि कहाँ से ये पानी आ रहा है, जो कि हमारा रिवर या पॉन्ड का पानी बिगाड़ रहा है। These are mainly municipal and industrial discharge pipes. नॉन पॉइंट सोर्सेज वो हैं जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कहाँ से आ रहा है, ये जो पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं। इट कुड बी ड्यू टू एग्रीकल्चरल रन ऑफ्स, एसिड रेन, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, एक्सेट्रा. Now, causes of water pollution. Again, pathogens. Pathogens, they are basically pathogens है क्या? They are disease causing agents. If somebody is asked you to define what is a pathogen, you can straight away define it in one sentence. That is, pathogens are disease causing agents. And examples are like bacteria or other organisms from, and they usually come from human or animal excreta. Organic waste, this is also a pollutant for water. It could be leaves, grasses, trash in water, which needs aerobic bacteria to decompose them, which in turn deplete the dissolved oxygen, affecting the aquatic life. ठीक है, देखिए, देर आर टू catch-22 सिचुएशन. ऑर्गेनिक वेस्ट अगर पानी में हो तो उसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, क्योंकि पानी में एरोबिक बैक्टीरिया है जो उसको डिकम्पोज कर देगा, कोई दिक्कत नहीं. बट इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ये एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन यूज़ करेगा, जो पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसको यूज़ करेगा, और डिज़ोल्व ऑक्सीजन का मात्रा काफ़ी कम होता है. अब अगर ये बैक्टीरिया, खूब सारे ऑर्गेनिक वेस्ट हो पानी में और बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करने में जो ऑक्सीजन अवेलेबल है वो अधिकतर खुद खर्चा कर ले, तो फिर हमारे जो दूसरे
मछली है या दूसरे जीवित एनिमल्स हैं, उनका क्या होगा? अच्छा, एक दूसरे तरह का बैक्टीरिया है जिसको हम बोलते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया. दे डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट, बट इन टर्न प्रोड्यूस केमिकल्स दैट हैव फाउल स्मेल एंड आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ. सो ये चक्कर हो गया. तो एक तरफ से एक बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन यूज़ नहीं करता, मगर वो दूसरे गैसेस बनाता है जिससे कि हमारा अ, अ, पानी बिगड़ जाता है.